अब हम लोग ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार। इसका मतलब ये है कि ऊर्जा के जो पारंपरिक स्रोत है, उसमें हम लोग क्या सुधार कर सकते हैं, जिससे कि जिससे कि हम अपने ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले है इस कड़ी में जैव जैव मात्रा और बायोमास। अभी हम लोग जानते हैं कि जो लकड़ी है, वो प्राचीन काल से ही ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। लेकिन दिक्कत दिक्कत तब है जब हम लोग इसका ईंधन के रूप में उपयोग तो करते हैं लकड़ी को काट के, वनों को काट कर लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं, लेकिन वनों को पुनर्स्थापित नहीं कर पाते हैं। तो अगर अगर हम लोग ये तय कर ले कि जितना लकड़ी हम लोग काट रहे हैं, उतना ही लकड़ी लगवाएँ, तो क्या होगा, उतना ही वन लगवाएँ, तो उससे क्या होगा, उतना पेड़ लगाएँ, उतना वृक्ष लगवाएँ, उतना वन लगवाएँ, तो इससे क्या होगा कि हम लोग को एक ऐसा ईंधन मिल जाएगा जिससे अधिकतर ज़रूरत पूरा हो सकता है। मतलब ऊर्जा का निरंतर आपूर्ति संभव हो सकता है। तो पर्याप्त वृक्ष लगाए जा सकते हैं और लकड़ी जलाते भी रहेंगे, तो लकड़ी की निरंतर आपूर्ति संभव हो सकती है। अभी क्या है कि ईंधन के रूप में उपलों का उपयोग कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि भारत में बहुत मात्रा में पशुधन है। भारत में बहुत मात्रा में पशुधन है। भारत में बहुत मात्रा में पशुधन है। तो बहुत ज़्यादा गोबर है हमारे पास। तो उस गोबर से हम लोग उपलों बनाने का प्रयोग कर सकते हैं और उपलों से हम ईंधन अ, की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। उसपे खाना बना सकते हैं, पानी गर्म कर सकते हैं और भी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारा पशु है। कृषि का देश है, तो यहाँ कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पशुओं की संख्या बहुत अधिक है और इसके उपलों के दहन से हम लोग की ऊर्जा की आवश्यकता पूरी हो सकती है। अब ईंधन अब चूंकि ये ईंधन पादप एवं जंतु उत्पाद है, अतः इन ईंधनों के स्रोत को हम जैव मात्रा कहते हैं। तो ईंधन पादप एवं जंतु उत्पाद है। तो हम लोग जानते हैं कि जो ईंधन है, लकड़ी है, वो हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधों से मिलती है। लकड़ी हमें पेड़ पौधों से मिलती है। तो वो क्या पादप क्या होता है? पेड़ पौधे ही होते हैं। पादप क्या है? पेड़ पौधे हैं। पादप पेड़ ये पेड़ पौधों को कहते हैं कि पादप है। पेड़ पौधे जो भी वनस्पति है, ये सब पादप होते हैं। तो पेड़ पौधों से मिलता है ये ईंधन। मतलब है जो लकड़ी की बात कर रहे हैं। और जो उपले हैं, यानी जो गोबर है, गोबर से उपले बनाए जाते हैं। गोबर से हम लोग उपले बनाते हैं। गोबर गोबर से उपले बनाते हैं। गोबर से तो गोबर से हम लोग उपले बनाते हैं और जो लकड़ी है वो वनस्पति यानी पेड़ पौधों से मिलते हैं। तो ये क्या है? जीव के उत्पाद हैं। इसीलिए इन ईंधनों को हम लोग जैव मात्रा भी कहते हैं, क्योंकि ये जीव से मिलते हैं, जीव जंतु से मिलते हैं। जीव जीव से मतलब वनस्पति से मिलते हैं और जंतु से मिलते हैं। वनस्पति से हमें लकड़ी मिलता है, पेड़ पौधों से। और जंतु से हमें क्या मिलता है? गोबर। गोबर से हम लोग क्या बनाते हैं? उपले बनाते हैं, जिसका उपयोग हम अपने ईंधन की जरूरत के लिए पूरा करते हैं। इसलिए ये सब ईंधन के स्रोत को हम लोग जैव मात्रा कहते हैं। लेकिन हर एक ईंधन के कुछ लिमिटेशंस हैं, उसके कुछ अवगुण हैं। जैसे कि ये जैसे कि पेड़ से जो उत्पन्न ईंधन है, मतलब है लकड़ी से जो पेड़ से उत्पन्न ईंधन जो लकड़ी है जिसका उपयोग करते हैं, ये कम ऊष्मा देते हैं और जो उपले हैं उनसे जो ऊष्मा निकलती है वो कम होती है। तो हम लोग जानते हैं कि अच्छा ईंधन वो है जो कि प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक ऊष्मा दे। लेकिन पेड़ और लकड़ी है, वो कम इससे जो ऊष्मा मिलती है वो कम होती है।
तो तो कम होती है और धुआं अधिक होता है। तो इसमें इस ईंधन की दक्षता में वृद्धि के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रौद्योगिकी का सहारा लेंगे। ठीक है, तो ये जो ईंधन है इसमें इसका जो सबसे बड़ा लिमिटेशन है, ड्रॉबैक है या लिमिटेशन है, जो सबसे बड़ा चुनौती है इन सब ईंधन का उपयोग के लिए, कि ये ईंधन बहुत कम ऊष्मा उत्पन्न करते हैं और अच्छा ईंधन वो होता है जो बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है प्रति एकांक द्रव्यमान। तो ये प्रति एकांक द्रव्यमान ये कम ऊष्मा उत्पन्न करता है और बहुत ज्यादा धुआं उत्पन्न करता है। इसलिए हम लोग प्रौद्योगिकी का सहारा लेके इससे अच्छा ईंधन बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं? तो लकड़ी का उपयोग हम कर सकते हैं चारकोल बनाने के लिए। लकड़ी का उपयोग किस चारकोल बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। और जो चारकोल होता है उससे है कम धुआं निकलता है। चारकोल से धुआं है, चारकोल से कम धुआं निकलता है। चारकोल से कम धुआं चारकोल से कम धुआं निकलता है लकड़ी की तुलना में। और इसकी जो ऊष्मा उत्पन्न करने की दक्षता है वो लकड़ी से अधिक होती है। अब हम लोग चारकोल बनाते कैसे हैं? तो अगर सीमित ऑक्सीजन में लकड़ी का दहन करेंगे तो क्या होगा, उसमें जो जल तथा वाष्पशील पदार्थ हैं वो उससे बाहर निकल जाते हैं और अवशेष के रूप में चारकोल रह जाता है। तो जो लकड़ी है उसमें प्रौद्योगिकी का सहारा कैसे ले रहे हैं? लकड़ी को सीमित ऑक्सीजन ऑक्सीजन में और सीमित वायु में उसका दहन करेंगे तो उससे जो क्या होगा, जल और वाष्पशील पदार्थ है वो बाहर निकल जाएगा, वातावरण में चला जाएगा और जो अवशेष के रूप में होगा वो चारकोल होगा। चारकोल है ये कम धुआं करता है और इसमें ऊष्मा उत्पन्न करने की दक्षता भी अधिक होती है। अब हम लोग अब हम लोग अब हम लोग गोबर गैस के बारे में पढ़ेंगे। गोबर गैस का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। इसमें क्या करते हैं कि इसका मुख्य इसको जैव गैस भी कहते हैं और गोबर गैस भी कहते हैं। इसका जो मुख्य और प्रथम पदार्थ गोबर है, इसलिए इसको गोबर गैस कहते हैं। गोबर गैस में क्या करते हैं कि गोबर जिसका हम लोग उपले बना के ईंधन की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, उसमें गोबर फसलों के कटने के पश्चात बने अपशिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं। सब्जियों के अपशिष्ट का, छिलके का, फल के छिलके का उपयोग कर सकते हैं। और विविध पदार्थ और अलग-अलग तरह के पौधों का उपयोग कर सकते हैं और जो मानव मल है उसका उपयोग कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इन सब का गोबर फसलों के कटने के फसल और वनस्पति के बचे अवशिष्ट और मानव मल को जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवघटित कराया जाता है तो यह बायोगैस बनता है, जिसको हम लोग जैव गैस कहते हैं। जैव गैस, जब भी जैव शब्द का प्रयोग हो तो इससे ये समझना है कि यह वनस्पति और जंतु से मिलने वाला उत्पाद है। तो जो जैव गैस है वो वनस्पति और जंतु से मिल रहा है, वनस्पति से मिल रहा है, जंतु से मिल रहा है। तो इसमें गोबर होगा, फसल और वनस्पति का कोई भी अवशिष्ट हो, चाहे वो फसल का हो, चाहे सब्जी का हो, चाहे फल का हो, और फिर मानव मल और का उपयोग करेंगे तो इसे बायोगैस या जैव गैस कहते हैं। और इसको गोबर इसको हम लोग इसका मुख्य आरंभिक पदार्थ गोबर है, इसलिए इसको गोबर गैस भी कहते हैं। अभी इसके नीचे हम लोग जैव गैस जैव गैस के संयंत्र को देखेंगे। तो जैव गैस के संयंत्र में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इस जैव गैस के संयंत्र में एक आउटलेट होता है। इस साइड से हम लोग जैव गैस के संयंत्र में पानी और गोबर का एक गाढ़ा घोल बनाते हैं जिसको हम लोग करदम या स्लरी कहते हैं। उसको इस आउटलेट से यहाँ से हम लोग डालते हैं। इसके बाद ये जाता है संपाचित्र में, डाइजेस्टर में। और ये संपाचित्र जो डाइजेस्टर होता है, यानी कि यहाँ से घोल डाले, गाढ़ा गाढ़ा घोल जो पानी और गोबर का होता है, ये संपाचित्र में जाता है।
इसके बाद जो ये घोल होता है वो जाता है संपाचित्र में। ये संपाचित्र है, ये इसका संपाचित्र है, ये पूरा संपाचित्र है, ये पूरा संपाचित्र है। ठीक है, ये पूरा संपाचित्र है। अब इसमें कोई ऑक्सीजन या ये वातावरण से संपर्क में नहीं होता है, इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। तो बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि इन गोबर के स्लरी का, और जिसको करदम कहते हैं, बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो जिनको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। ऐसा हम लोग पहले देख चुके हैं। ये क्या करते हैं, गोबर की स्लरी को जटिल यौगिकों का अपघटन कर देते हैं। तो ये जो गोबर की स्लरी में जटिल यौगिक है उसका अपघटन करते हैं, और इसको इसमें कुछ समय लगता है, ये कुछ दिन में होता है अपघटन प्रकम। और जब ये अपघटन पूरा होता है तो इसके फलस्वरूप इससे मीथेन गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें उत्पन्न होती है। और इसमें कुछ समय लगता है, ऐसा नहीं कि आज हम स्लरी डाले तो कल हमें मिल गया। कुछ समय में वो जो सूक्ष्म जीव है जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो धीरे धीरे इसको अपघटित कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं। उसके बाद हमें क्या-क्या मिलेगा? मीथेन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है, हाइड्रोजन सल्फाइड मिलता है, और कुछ दिन में ये हो जाता है। अब इस जैव गैस को कलेक्ट करने के लिए ऊपर में ये गैस निर्गम रहता है। ये जैव गैस को हम लोग यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। ये जो गैस बनता है ये गैस निर्गम से इसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, और इसको गैस टंकी में संचित करके गैस टंकी में इसका उपयोग करके इससे हम लोग खाना बना सकते हैं। अभी जैव गैस है एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक मीथेन होती है। जैव गैस है बहुत बढ़िया ईंधन इसलिए है क्योंकि इसमें अधिकतर भाग है, 3/4 भाग मीथेन होता है, और यह धुआं उत्पन्न नहीं करती है। तो इसमें अच्छे ईंधन के सारे गुण हैं, क्योंकि ईंधन मीथेन को जलने पे प्रति एकांक आयतन के मीथेन के जलने पे बहुत ज्यादा ऊष्मा मिलती है, और इसमें अधिकतर मीथेन होती है। तो ये एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन ज्यादा है। उसके अलावा इसमें मीथेन ज्यादा है, इसमें ये धुआं उत्पन्न किए बिना जलती है। और जैसे लकड़ी हो या चारकोल हो या कोयले हो, अगर इसका उपयोग ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं तो इसके पश्चात राख जैसा अपशिष्ट बचता है, लेकिन जैव गैस में कोई अपशिष्ट शेष नहीं बचता है। तो जैव गैस का क्या क्या बेनिफिट है कि जैव गैस में 75% मीथेन गैस पाया जाता है, इसलिए एक बहुत बढ़िया ईंधन है। क्योंकि मीथेन के प्रति एकांक आयतन को अगर जलाएंगे तो जो बहुत अधिक ऊष्मा निकलती है, ये बिना धुएं के जलती है, और इसमें कोई अपशिष्ट शेष नहीं रहता, इसमें कोई अपशिष्ट शेष नहीं रहता है। इसकी तापन क्षमता उच्च होती है जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं, और जैव गैस का उपयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में भी किया जा सकता है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। जो जैव गैस संयंत्र में जो शेष बची स्लरी है उसको हम समय समय पे संयंत्र के बाहर निकाल देंगे। तो ये जो स्लरी है इस फिगर में जो देख रहे हैं, एक बार तो गैस बन गया, वो जो सूक्ष्म जीव है वो इसको अपघटित कर दिया, इस स्लरी को, जिसको करदम भी कहते हैं हिंदी में, इस स्लरी को अपघटित कर दिया। उसके बाद इस पाइपलाइन के द्वारा हम गैस निकाल लिए। अब ये जो स्लरी बचा हुआ है इसका हम लोग क्या करेंगे, इस स्लरी को हम लोग बाहर निकालेंगे और खाद के रूप में खेतों में डालेंगे, उर्वरक के रूप में। तो ये बहुत बढ़िया उर्वरक का काम करता है, क्योंकि इस स्लरी में नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होती है। तो यह एक उत्तम खाद के रूप में भी काम आती है। इस प्रकार जैव अपशिष्टों व वाहित मल का उपयोग द्वारा जैव गैस निर्मित कर हम कई उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। तो हम देख पा रहे हैं कि जैव गैस का प्रयोग जैव गैस को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, अपशिष्ट पदार्थ चाहिए, जिसका हम लोग के दैनिक जीवन में कोई उपयोग नहीं है। जैसे मल का, वनस्पति के अपशिष्टों का, जैसे फल सब्जी पेड़ पौधों के अपशिष्टों का उपयोग करके हम लोग जैव गैस निर्मित कर पा रहे हैं, जिसका हमें दैनिक जीवन में कोई उपयोग नहीं है।
लेकिन इससे हमारे कई उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। इसमें बहुत ईंधन ईंधन के अच्छे गुण हैं, क्योंकि इसमें इससे ना कोई प्रदूषण होता है, ना कोई राख निकलता है, ना कोई राख निकलता है। इसके अलावा जो स्लरी बच जाता है, वो एक बढ़िया सा उर्वरक के रूप में काम करता है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या होते हैं, प्रचुर मात्रा में मिलती है। और जैव मात्रा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ये बात भी ध्यान में रखना होगा कि जैव मात्रा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, क्योंकि जब तक जंतु होंगे तो उनसे अपशिष्ट निकलते रहेंगे, जब तक पेड़ पौधे होंगे तो उनसे अपशिष्ट निकलते रहेंगे, तो इस ऊर्जा का हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं। तो जैव मात्रा ऊर्जा का एक नवीकरणीय सोच है। तो इसके साथ इससे हमें पता चल सकता है कि थोड़ी सी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके हम लोग जो पारंपरिक ईंधन है उसके दक्षता में कैसे वृद्धि कर सकते हैं। जैसे गोबर गोबर का उपयोग हम लोग उपलों के लिए कर रहे थे। जैव गैस बना के इसके बनाने के बाद इसके कितने सारे फायदे हैं। उसी तरह लकड़ी का उपयोग कर रहे थे ईंधन के लिए। अगर हम कोयला बनाते हैं तो उससे उसके कितने फायदे हैं।